स्टूडेंट्स, आशा है आप लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं प्रभा परगाई डीपीएस हल्द्वानी लामाचौड़ से आज आपके लिए कक्षा 8 का लिटरेचर में लास्ट चैप्टर पार्ट 18 जो आपका लिटरेचर का लास्ट चैप्टर है उसको लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है टोपी। इससे पहले मैंने आपको बाज और सांप की कहानी वाला चैप्टर पढ़ाया था। आज की जो हमारी ये स्टोरी है टोपी, ये भी एक कहानी है जिसके लेखक संजय जी हैं और इन्होंने इस कहानी को बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है और समाज को इससे एक सीख भी मिलती है। इस कहानी से जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इसको पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगेगा और इससे आपको कुछ न कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो बच्चों, हमारी ये जो स्टोरी है टोपी, ये संजय जी द्वारा लिखी एक लोक कथा है। लोकों यानी कि लोक में प्रचलित जो कथाएं होती है वो है। इस कहानी में लेखक ने एक गौरैया के दृढ़ निश्चय और उसके प्रयासों का वर्णन किया है। एक छोटी गौरैया के माध्यम से समाज को एक सीख दी है कि एक गौरैया किस तरह अपने दृढ़ निश्चय और प्रयासों के माध्यम से आगे बढ़ती है, वही इसमें बताया गया है। और इसमें लेखक ने राजा और उसके मंत्रियों का जनता के ऊपर दबाव कैसे बनाया और दबाव बनाने के बाद कोई भी कार्य सही नहीं होता, क्योंकि यदि जब तक हम किसी को उसकी मेहनत आ जाए यानी कि उसकी मेहनत का फल उसको नहीं देते, उसकी मेहनत का उचित दाम उसको नहीं देते हैं, तब तक वह व्यक्ति ईमानदारी से काम नहीं करेगा। क्योंकि जब तक उसको यह लगेगा कि हमारी मेहनत का हमें उचित दाम मिल रहा है तो वह और अच्छे से और मेहनत से कार्य करेगा और खुशी खुशी उस कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करेगा। इस कहानी में यही बताया गया है कि किस प्रकार एक छोटी गौरैया ने अपने कार्य को बहुत ही अच्छी तरह और ईमानदारी के साथ सबको खुश रखते हुए पूरा किया, जबकि राजा के द्वारा किस प्रकार जनता को नाखुश रखा जाता है और वो कैसे जनता के ऊपर अपना दबाव बनाता है, ये सारी चीजें इस कहानी में आपको बताई गई हैं। तो टोपी ये जो कहानी है इसमें कुछ कठिन शब्द हैं। जैसे पहला शब्द है भिनसार। भिनसार का अर्थ होता है प्रातः काल या सवेरा जिसे आप कहते हैं। खोते, खोते का अर्थ होता है घोंसले। लटजीरा एक पौधे की प्रजाति होती है, लटजीरा। सकत, शक्ति। फकत, केवल। मनुहार, मनाना, किसी को मनाना मनुहार कहा जाता है। चाम का अर्थ होता है चमड़ा और मुलुक का अर्थ होता है देश या मुल्क। मुलुक का अर्थ होता है देश या मुल्क। तो इन कठिन शब्दों के माध्यम से आपको पाठ को पढ़ने में सहायता मिलेगी। तो कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ का सार। एक गौरैया और एक गौरैया यानी कि नर गौरैया थे। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। एक दिन दोनों में मनुष्य के द्वारा कपड़े पहनने पर बहस छिड़ गई। गौरैया कपड़ों की सुंदरता और मौसम की मार से बचने का साधन मानती थी, जबकि गौरा इसका विरोध कर रहा था। यानी कि दोनों में कपड़ों की सुंदरता को लेकर बहस हो गई। एक कह रहा था कि मनुष्य द्वारा जो कपड़े पहने जाते हैं उनसे सुंदरता और मौसम से बचने का साधन होती है, और दूसरा इसका विरोध कर रहा था। दोनों में इस बात को लेकर बहस होने लगी। उनके अनुसार कपड़ों से सुघड़ काया दिखाई नहीं देती और मौसम को मार को झेलने की ताकत भी चली जाती। यानी कि जब दोनों में बहस हो गई तो एक के अनुसार ऐसा कहा गया, दूसरे के अनुसार कहा गया कि कपड़े से काया यानी कि सुंदरता बढ़ती है। गौरैया को आदमी के सिर की टोपी भा गई। एक बार गौरैया ने एक आदमी के सर पर टोपी देखी तो उसे वो टोपी बहुत अच्छी लगी। उससे टोपी पाने की जिद ठान ली। अगले दिन गौरैया को रुई का फाहा मिल गया तो वह खुश हो उठी। यह उसे टोपी का जुगाड़ प्रतीत हुई। उसे थोड़ी रुई मिल गई तो वह खुश हो गया। उसने सोची कि इस रुई से मैं टोपी का जुगाड़ कर लूँगा।
वह रुई का फाहा लेकर एक धुनाई करने वाले के पास चली गई और रुई के फाहे को धुनने की प्रार्थना करने लगी। उससे कहा कि इस रुई को आप धुन दो। धुनिया ने कहा, धुनिया मतलब जो रुई को फेंटता है, कहा कि उसे राजा के लिए रजाई बनानी है। उसने कहा कि मुझे अभी राजा के लिए रजाई बनानी है, मैं मुफ्त में रुई नहीं धुनता। इस पर गौरैया ने कहा कि तुम रुई का आधा हिस्सा ले लेना। उससे कहा, तुम जो मैं तुम्हें रुई दे रहा हूँ इसमें से आधा हिस्सा तुम रख लेना। यह प्रस्ताव सुनकर धुनिया तुरंत तैयार हो गई। उसको लोभ लालच आ गया कि आधी रुई मेरी हो जाएगी, तो उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वह गौरैया एक कोरी के पास धुनी रुई से सूत कतवाने के लिए गई। उसने भी राजा की अचकन के लिए सूत काटने की बात कही। उसने कहा कि मैं नहीं काट सकता हूँ क्योंकि मैं राजा की अचकन तैयार कर रहा हूँ। अचकन मतलब पोशाक। तो गौरैया ने उसे भी आधा सूत अपने पास रख लेने के लिए प्रस्ताव कहा। उसने कहा कि आधा सूत तुम रख लेना और आधा मेरे लिए दे देना। वह भी मान गया। उसने काफ़ी महीन और लच्छेदार सूट काट दिया। इसी शर्त पर उन्होंने बुनकर से कपड़ा भी बुनवा लिया। कपड़े वाले ने भी आधा कपड़ा अपने पास रख लिया। अब गौरैया कपड़े को लेकर दर्जी के पास पहुंची। दर्जी ने पहले तो कहा कि वह राजा के नवजात बेटे के छब्बे सिलने में व्यस्त है, पर गौरैया ने उसे भी एक टोपी अपने पास रखने का लालच दिया। गौरैया ने कहा कि इससे 2-3 जितनी भी टोपियां बनेंगी, एक टोपी तुम अपने पास रख लेना। उसने मन से 2 टोपियां सिल दी। खुश होकर उसने एक टोपी पर 5 फुदके भी जड़ दिए। 5 सुंदर सुंदर फूल यानी कि फुदके उसमें लगा दिए और टोपी पहनकर गौरैया नाचने फुदकने लगी। इस तरह गौरैया की जो टोपी थी वह तैयार हो गई। अब अपनी टोपी की शान को दिखाने चल दी गौरैया। वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। उस समय राजा अपने सेवकों से मालिश करवा रहा था। वह नंगे सिर था। गौरैया कंगूरे पर से ही चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। ऐसा उसने राजा को चिढ़ाया। यह सुनकर राजा ने दोनों हाथों से सिर को ढक लिया। उसकी आज्ञा पर एक सिपाही ने गुलेल से गौरैया की टोपी को नीचे गिरा दिया। यानी कि वह वहाँ चिढ़ाने राजा को गई तो सिपाहियों के द्वारा उसकी टोपी नीचे गिरा दी गई। टोपी की खूबसूरती देखकर राजा दंग रह गया। टोपी बहुत सुंदर सिली हुई थी और राजा उसको देखकर बहुत दंग रह गया। अब वह इस टोपी के बनाने वाले की खोज में जुट गया। उसने कहा कि यह टोपी किसने बनाई है, उसको खोजो। दर्जी, कोरी, धुनिया सभी को बुलाया गया। सब आए। धुनिया के कारण बताते हुए कहा कि गौरैया ने जिससे काम करवाया आधा हिस्सा दिया। यानी कि धुनिया सभी ने कहा कि गौरैया ने जिससे भी काम करवाया उसने अपने हर हिस्से में से आधा हिस्सा हमको हमारी मेहनत का दिया, इसलिए उसके लिए हमने मेहनत से इतनी सुंदर टोपी बनाई। आपके यहाँ से कुछ भी नहीं मिलता। तमाम बेगार करवाने सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। राजा ने कहा, गौरैया की टोपी को वापस कर दो। गौरैया टोपी पहनकर चली गई। उसने राजा को डरपोक बताया। तो इस तरह सभी ने गौरैया की बात राजा को बताई तो राजा ने उसकी टोपी वापस कर दी। तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें व्यक्ति की ईमानदारी का जो भी पैसा हो, जो भी उसका कर हो, वो हमें उसे देना चाहिए। अगर हम उसकी ईमानदारी का मोल उसे दें तभी वह हर कार्य को ईमानदारी के साथ करेगा। तो इस पाठ में हमें छोटी गौरैया से सीखने को मिला कि हमें अपने कार्य को सूझबूझ के और ईमानदारी के साथ करना चाहिए। पाठ में आए कुछ प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, धुनिया कैसा था, उसकी दशा कैसी थी, उसने गौरैया को क्या कहकर भगाना चाहा। धुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसकी दशा खराब थी, उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जई पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो काम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने। यह कहकर उसने गौरैया को भगाना चाहा। प्रश्न नंबर 2,
बुनकर ने क्या बहाना बनाया था। बुनकर बहाना बनाते हुए बोला, हटते हो कि नहीं यहाँ से। देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे। साथ करे भाव तो जवाब करे चाकर। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। दर्जी ने गौरैया का काम किस प्रकार किया। दर्जी मुँह मांगी मजूरी मिलने पर टोपी बनाने को तैयार हो गया। कच्च उसकी कच्ची चल उठी और चूहे की तरह सर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियाँ सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फुदके भी जड़ दिए। फुदके वाली टोपी पहनकर तो गौरैया जैसे आपे में न रही, 1.5 टांगों पर ही लगी नाचने, फुदक कर लगी। गौरा को दिखाने, देख मेरी टोपी सबसे निराली 5 फुदने वाली। प्रश्न नंबर 4, इस कहानी को पढ़कर आपके मन में श्रम के प्रति क्या भावना उठती है। उत्तर, इस कहानी को पढ़कर हमारे मन में श्रम के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न होती है। श्रम का उचित मूल्य मिलना चाहिए, तभी श्रमिक उत्साहपूर्वक काम करता है। किसी से बेगार नहीं करानी चाहिए, यानी कि हमें किसी भी व्यक्ति का कार्य का, उसके काम का, उसके श्रम का मूल्य उसको उचित देना चाहिए। उसके साथ कभी भी हमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए।